एयरपोर्ट 90% एयरपोर्ट, वैसे तो 100% मैं कह सकता हूँ, 10% मैं ही कम करूँ। सब कुछ सोलर सिस्टम पे तय था। सारा का सारा एयरपोर्ट सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कहीं वो भारत की सबसे बड़ी या पहली स्टेट ऐसी ना हो जिसका पूरा एयरपोर्ट का सिस्टम सोलर सिस्टम से जुड़ा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी, आप डांस कर रहे हैं, उसमें सॉन्ग बज रहा है नायब सैनी का। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे विधायक कांग्रेस के भी जाते हैं, भाजपा के भी जाते हैं, जो राजनीतिक आज के समय चली हुई है, मनमुटाव हो जाता है कई बार बयानबाजी में, वो दूर होता है साथ में टूर पे जाते तो ऐसे। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब से एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो बौखला रहे हैं। पंजाब केसरी कोई आज की अखबार नहीं है, हम जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले की अखबार है पंजाब केसरी। कांग्रेस को तकलीफ मनरेगा या जी राम जी से नहीं है कि जी राम जी नाम रख दिए। कांग्रेस को तकलीफ राम नाम से है, और कांग्रेस को शायद इस बात का पता नहीं है उद्धार राम से ही होगा और कहीं से उद्धार होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी हाल ही में हरियाणा से 10 विधायक केरल में स्टडी टूर पर गए थे और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा के नेतृत्व में यह टूर रहा। अभी केरल से डिप्टी स्पीकर लौटे हैं और उस टूर पे क्या कुछ रहा है वो भी हम बात करेंगे, और हरियाणा में जो चर्चित मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे, और जो जींद में हाल ही में कुछ मुद्दे चले हुए हैं उनको लेकर भी हम डिप्टी स्पीकर से बात करने वाले हैं। आप टूर से लौटे हैं, 6 दिन का आपका टूर रहा है, 10 विधायक वहाँ पर गए थे। तो टूर के दौरान जो स्टडी टूर आप बता रहे हैं, तो क्या क्या आपको बताया गया है? पार्टी का टूर था या वहाँ पर सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था? जी, ये कमेटियों का टूर होता है। 10 कमेटी हमारी हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट कमेटी है जिसका चेयरमैन मैं हूँ। तो ये एक टूर रहता है, आप एक साल में लगभग 18 दिन के टूर निकाल सकते हैं अलग अलग, ऐसा इसका एक सिस्टम रहता है। उसमें हम लोगों ने इस पर केरल को चुना। देखिए, केरल में एक तो ये कह सकते हैं कि 100% एजुकेशन थी, और जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं उसी दिन वहाँ का एक कल्चरल कार्यक्रम भी था जो देवी देवताओं से संबंधित था, जो विधानसभा में ही करवाया जा रहा था, जो वहाँ के स्पीकर के द्वारा हमें बुलाया गया। हमने वो कार्यक्रम देखा, बड़ा ही एक अच्छा कार्यक्रम था। और जिसमें देखिए एक खासियत और हमें नज़र आई कि वहाँ पर बुक स्टॉल लगे हुए थे, और वो जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में पूरी की पूरी स्टेट के बच्चे आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी आ सकता है उस कार्यक्रम को देखने के लिए। और बुक स्टॉल लगे हुए थे, करीबन करीबन 200 बुक स्टॉल थे। और सबसे बड़ी बात एक और नज़र आई हम लोगों की कि वहाँ एजुकेशन 100% थी, जो सबसे बेहतरीन बात हम लोगों को लगी। तो बाकी रोडों का तो पूरी, आज ये कह सकते हैं पूरे भारत में एक अच्छा रोड मैप है। जो रोडें बनी हुई हैं, अच्छी रोडें बनी हुई पूरे भारत में, वो सब भी बेहतर था। और हम लोगों ने सोलर सिस्टम भी वहाँ पर देखने को मिला। हम लोगों ने जो देखा, एयरपोर्ट 90% एयरपोर्ट, वैसे तो 100% मैं कह सकता हूँ, 10% मैं ही कम करो। सब कुछ सोलर सिस्टम पे तय था। सारा का सारा एयरपोर्ट सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कहीं वो भारत की सबसे बड़ी या पहली स्टेट ऐसी ना हो जिसका पूरा एयरपोर्ट का सिस्टम सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जहाँ पर हम लोग सरकारों को कहते हैं कि सरकार अपनी भूमिका निभाए, वहाँ पर लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, आम जनमानस को। वहाँ हमें देखने को स्वयं मिला कि लोग नियमों का पालन कर रहे थे। और वहीं पर हम लोगों को सबरीमाला एक तीर्थ पे जाने का अवसर मिला, जहाँ पर करीबन करीबन आप ये मान के चलिए कि 75,000 से 1 करोड़ आदमियों की, जैसा वो लोग बता रहे हैं कि इस दौरान में 41 दिन से ये प्रोग्राम उनका जो जो यात्रा ये चलती है। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन विशेष तौर पर उसका देखने को मिलता है। मैं ये कहूँगा कि 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में पब्लिक थी, लेकिन सब बड़ा आसानी से चल रहा था, कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि वहाँ पर अकेला ये नहीं कि केरला के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, इवन देन कि श्रीलंका से भी लोग आए हुए थे। बड़ा एक बड़ी अच्छे ढंग से वो यात्रा चल रही थी, जो देखने लायक यात्रा थी। और हमारे को जब विशेष तौर पर हम लोगों ने वहाँ की विधानसभा के स्पीकर महोदय से मुलाकात हुई, उनके साथ मीटिंग रही। उस मीटिंग में कुछ चर्चाएं हमारे प्रदेश की भी की गई, जो जो खूबियाँ हमारे प्रदेश की उस पर चर्चा हुई। आपका पारदर्शिता के आधार पर नौकरी को लेकर चर्चा हुई।
थोड़ी बहुत लाल डोरे को लेकर भी चर्चा हुई, कुछ ऐसी चर्चाएं हुई, कुछ फंड को लेकर भी चर्चाएं हुई कि कितना बजट है, इन सब विषयों पे भी चर्चा हुई। कुछ विषय उनके बेहतर थे तो कुछ विषय हमारे बेहतर थे, तो हम लोग अपनी रिपोर्ट बनाकर अपनी सरकार को प्रस्तुत करेंगे। उसमें जो भी सरकार को बेहतर लगेगा उस पर काम करने की कोशिश भी करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा मुझे लगा तो सोलर सिस्टम, इसे भी हम लोगों को पूर्ण रूप से हरियाणा में करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है। वहीं से ही हमारी मुलाकात हुई और संभव हो सका तो 25 तारीख को, इसी 25 जनवरी को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जींद में कैंप लग जाए। मैं वहीं से ही मैंने ये देखने के बाद ऑफिसर से चर्चा की है, तो मुझे उम्मीद है कि जींद में मैं 25 तारीख को लेकर बिजली विभाग का एक बहुत बड़ा कैंप लगाने जा रहा हूँ। उम्मीद है, पूरा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है, तो प्रयास करूँगा। उसमें सोलर सिस्टम को भी लेकर हम विषय रखेंगे आम जनता के सामने, जिसमें 2 kVA का, 2 kVA का, उससे ज़्यादा भी एक सिस्टम स्लैब तैयार कर रही है सरकार, तो वो फ़ायदा आम जनमानस को मिलेगा। वहीं पर उसके बिजली के बिलों को भी पूरी होगी। तो वहाँ का जो आपने माहौल देखा, सरकार के काम हैं, जो वहाँ का कल्चर है, तो यहाँ पर भी अपनाया जाएगा सरकार के द्वारा, जैसे सोलर का आपने जिक्र किया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर इस बात को कह भी रहे हैं, जहाँ पर 60% सेंटर और 40% हरियाणा गवर्नमेंट देगी 2 kVA के सोलर सिस्टम पे। तो मेरा मानना है कि लोगों को लगवाना चाहिए। मैं खुद इस बात से प्रभावित हुआ हूँ और मैं भी प्रयास करके जल्द ही अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाने जा रहा हूँ। कि आप ये मान के चलिए कि कोई एक सिस्टम, अलग से कोई सिस्टम लगता है जिसमें आपके पास अगर एक्स्ट्रा बिजली है तो आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। वो पैसा जो होगा आपका जमा हो जाएगा। अगर आप कभी बिजली यूज करते हैं तो पैसा उसमें माइनस हो जाएगा। ऐसा भी एक सिस्टम हरियाणा सरकार में आ चुका है और ऐसे ही सिस्टम पर, और केरला में बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट देखे हैं। इस पे हम लोगों को काम और ज़्यादा करना, आम आदमी को करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन आम आदमी को इस विषय पे सोचना चाहिए। एक साथ स्टडी टूर चला हुआ है जिसमें आपकी तरफ से भाजपा विधायक भी थे, कांग्रेस के एक विधायक थे, हम देख रहे थे। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी, आप डांस कर रहे हैं, उसमें सॉन्ग बज रहा है नायब सैनी का। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे विधायक कांग्रेस के भी जाते हैं, भाजपा के भी जाते हैं, जो राजनीतिक आज के समय चली हुई है, मनमुटाव हो जाता है कई बार बयानबाजी में, वो दूर होता है साथ में टूर पे जाते तो ऐसे? नहीं, देखिए, अलग अलग विषयों पे पार्टी के अलग अलग विधायक होते हैं, अपनी चर्चाएं तो होती रहती है। ये देखिए, जहाँ एक स्टडी टूर है वहाँ एक फ्रेंडली टूर भी है, तो आपस में बहुत सी गपशप होती हैं ऐसी कि पार्टी को लेकर भी बातें हो जाती हैं, वैसे भी कुछ चुटकुला गोष्ठी हो जाती है, वैसे भी ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें भी अपना महत्व रखती है। देखिए, हम लोग एक क्लास के अंदर मान लीजिए कि 90 बच्चे हैं, तो मन मुटाव ठीक है, हमारे पार्टी की अपनी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे तो हम सब लोग इकट्ठे हैं। आप जिम्मेवार पद पे भी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में, आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती होगी। ऐसे टूर पर होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी विधायक का दूसरे विधायक से मनमुटाव है, तो आप भी कहते होंगे कि भाई प्यार प्रेम से रहे। ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, झगड़ा होने का आपस में ये ऐसा कोई विचार नहीं होता। हर यारी दोस्ती की तरह बैठ के सब बातचीत होती है, सब लोग ज्वाइंट रहते हैं। जबकि मेरे लिए अलग व्यवस्था की गई थी, मैंने कहा मैं सभी विधायकों के साथ रहूँगा, अलग से रहने का कोई नहीं। एक ही उसमें रहेंगे तो फिर टूर का फ़ायदा क्या है? इसमें लोग कमेंट भी करेंगे, ये भी कहेंगे कि नेता एक ही हैं। काफ़ी बार देखते हैं कि ब्याह शादियों में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सैनी आपके लड़के की शादी में इकट्ठा खाना खा रहे थे, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना। देखिए, मोहब्बत से रहना अच्छी बात है। विचारधाराएं अलग होती है, घर में भी बाप बेटे की विचारधाराएं अलग होती हैं। कभी कभी तो देखने में तो पति पत्नी की विचारधाराएं अलग, विचारधारा अलग है, लेकिन सामाजिक तौर पे तो हम लोग एक साथ रह ही सकते हैं। तो कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे से चुनाव के समय बहसबाजी हो जाती है, बूथ पे लड़ाई होती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नेता एक रहते हैं, जो ब्याह शादियाँ हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यकर्ताओं को भी ऐसे शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जहाँ तक सवाल व्यवहार का है, व्यवहार अपनी जगह है। हम लोगों के भी आपस में मन मुटाव हो जाते हैं, बहस हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो कई बार कुछ दिन तक बोलते नहीं है। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि है तो इंसान ही ना, जो अंदर की जो प्रवृत्ति है वो तो कई बार अपने आप को सामने आती है। ऐसी बात नहीं है कि सभी विधायक, या देखिए सामाजिक तौर पे अगर मैंने आपको कार्ड दिया तो आप भी आ रहे हैं, हुड्डा साहब को दिया तो हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं तो वो भी आ रहे हैं।
तो ये तो एक सामाजिक दायरा है। और रही बात उसकी, आपके प्रेम प्यार पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपका प्रेम प्यार कितना। और अब मेरा जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक अगर बात करूँ, जहाँ मैं सरकार का विधायक हूँ, वहाँ मैं विपक्ष वालों के साथ भी बैठा हूँ। बहुत सी गुफ्तगू मेरी हुड्डा साहब से होती रहती है, बहुत सी विषय पे चर्चा होती रहती है। तो हम लोग तो ये कह सकते हैं कि एक बेंचमेट है, हम लोग तो ये भी कह सकते हैं। हम बात करेंगे मीडिया की। नेताओं को मीडिया की बातें काफ़ी चुभने लगी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हाल ही में पंजाब की बात करें, पंजाब केसरी समूह पर भगवत मान सरकार लगातार रेड डाल रही है, कार्रवाई करने की बातें कर रही है। देखिए, इसमें तो मेरा सीधा सा पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब से एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो बौखला रहे हैं। पंजाब केसरी कोई आज की अखबार नहीं है, हम जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले की अखबार है पंजाब केसरी। जब सुनते आते थे तब से है कि पंजाब केसरी वालों ने बलिदानी भी की है। पंजाब केसरी अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा है, उस समय भी उन्होंने अपनी कलम को रुकने नहीं दिया। पंजाब में उग्रवाद रहा तब भी उन्होंने अपनी कलम को नहीं रोका। डर तो उस समय भी होगा उनको। तो आज भगवंत मान उन्हें रोकना चाह रहा है, तो ये भगवंत मान को मुखालता इस बात का है कि वो पंजाब केसरी को रोक लेंगे। आप किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए बंदिश में तो डाल सकते हैं अपनी पावर के अनुसार, लेकिन जो पैदा हो रही है जो अग्नि, उसे आप रोक नहीं सकते। ये मुख्यमंत्री की सोच गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री की जो सोच है मान साहब की, ये बिल्कुल गलत है। चुनाव भी आने वाले हैं, आपको लगता है चुनाव को लेकर ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं पंजाब की अखबार को पढ़ा नहीं, किन किन विषयों को लेकर वो चर्चा करी, लेकिन जो सुनने में आता, सुनने में तो क्या जो दिख रहा है, जैसे दिल्ली में आप पार्टी का सफाया हुआ, वैसे पंजाब में भी आप पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आज से 2 साल पहले अगर भगवंत मान जी के आप बोलना सुने, उन्हें सुने, तो आपको अलग नज़र आएगा। आज वो जो बोल रहे हैं तो उसमें बौखलाहट नज़र आती। उनको लग रहा है कि रेत की तरह हमारे हाथ से पंजाब गया जैसे दिल्ली गया। तो कहीं ना कहीं जो आप पार्टी के जो आला कमान है केजरीवाल साहब, वो भी कहीं ना कहीं भगवंत मान जैसे सीएम को कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो सारे सिस्टम को लेके बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर जो प्रेस है वो चौथा स्तंभ है। अगर आपके बारे में कोई गलत टिप्पणी हुई है तो आप उसको अखबार को चैलेंज कर सकते हैं, किसी पत्रकार को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दी, कोई अखबार ने कुछ गलत छाप दिया जो गलत था, तो उसमें अखबारें कई बार सॉरी भी मांगती हैं, माफ़ी मांगती है कि हमसे गलत लिखा गया, वो भी करती है। तो लेकिन इस तरह की रेड डाल के अखबार को दबाना या एक पत्रकारिता को दबाना, मुझे नहीं लगता ये अकेला आप पंजाब केसरी को नहीं दबा रहे, पूरे हिंदुस्तान को दबाने की आप चेष्टा करें। लेकिन अखबार एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस सब चीज़ के लिए मैं मान साहब से कहूँगा कि मान साहब अपने कदम को पीछे हटाएं और ऐसी ओछी मानसिकता, छोटी मानसिकता ना रखें। लोगों ने फैसला करना, अखबारें फैसला नहीं करेंगी। अखबार तो अपनी सच्चाई लिख रहा है, उसके बाद फैसला लोगों को करना है। अगर पंजाब के लोगों को लगेगा कि आप बेहतर हैं तो आपको चुन दिया जाएगा, और पंजाब के लोगों को लगेगा नहीं आपकी जगह भारतीय जनता पार्टी को लाना, तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी। लेकिन फिलहाल जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो सबसे ज़्यादा डर मान साहब को अगर है तो भारतीय जनता पार्टी से है। भय मी का नहीं है, भय टपके का है। बात यह है, भय उनको इसको कांग्रेस से भय नहीं है, भय भारतीय जनता पार्टी से है। सवाल ये पैदा हो रहा है। तो अच्छा प्रदर्शन करेगी पंजाब में? भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन क्या, सरकार बनाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि आप महाराष्ट्र का जो है आपके सामने किस प्रकार से आ रही है, और पीछे भी आप परिणाम देख सकते हैं। दिल्ली के परिणाम देखिए, और देखिए सब आपके सामने, हरियाणा के परिणाम देखिए। जी। अब हरियाणा की बात करते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर काफ़ी चर्चा बनी रहती है, बार बार सरकार बदलाव कर रही है, कभी कुछ बदलाव हो जाता है, कभी कुछ। अब हाल ही की बात करें तो जो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही गई थी, अब कह रहे हैं कि 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, 1100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे और 1000 रुपये की एफडी करी जाएगी। देखिए, एक सोच रखी गई कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, जो हमारी माएँ हैं, इनके लिए 2100 रुपये सरकार ने कहा और 2100 रुपये देने जा रही है। लेकिन उसमें से 1000 रुपये का एक बॉन्ड, एक किस्म की एक एफडी जमा की जाएगी,
जिस प्रकार से कर्मचारियों के लिए एक अलग पैसा फंड रखा जाता है, जब आप रिटायर होंगे तो आपको पैसा देता है, एक समय के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिलेगा, वो पैसा आपके काम आएगा। किसी बच्ची की शादी है, किसी के घर में कोई और कोई विशेष तौर पर है, तो इस विषय कह रहे हैं कि मरने के बाद नॉमिनी को दिए जाएंगे। देखिए किस प्रकार से उस चीज़ को सोचा जा रहा है, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही तो किया जा रहा है। किस प्रकार से सोचा जा रहा है अभी उसको पूरा पढ़ने के बाद ही हम आपको बता आपको पाएंगे। लगता है सरकार का कहीं लूप होल है, बार बार बदलाव है, कोई प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है, बिना प्लानिंग लाडो लक्ष्मी योजना लाई गई और उसके बाद भी बार बार बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए कुछ चेंजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी एक बेहतरीन रूप दे दिया जाएगा। अब जींद की बात करें तो हम जींद में आपका एक सपना, आप बार बार कहते हैं कि मेरा सपना है जो मेडिकल कॉलेज है। लंबे समय से जींद की जनता इंतज़ार कर रही है कि मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। देखिए वैसे तो मेडिकल कॉलेज की जो तारीख है, डेट है, वो 26 है, लेकिन हम लोगों ने 25 के अंदर ही इसकी जो ओपीडी है प्रारंभ करवा दी, ताकि 2026 में हम कुछ क्राइटेरिया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर कर बच्चों का एडमिशन कर दें, विशेष तौर पर ये। और फिर इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका ओपनिंग करेंगे और तब ये मेडिकल कॉलेज एक अच्छे रूप से चलना भी प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी कब तक उम्मीद कर सकते हैं? मेरा मानना है कि सितंबर अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक साल इसीलिए लेके चला मैं कि ओपीडी मैंने बड़ी जल्दी प्रयास करके प्रारंभ करवाई कि ओपीडी स्टार्ट कर दीजिए आप 2-4 कमरों के अंदर, 5 कमरों के, ताकि ओपीडी स्टार्ट हो जाए, जिससे अगले साल बच्चों का एडमिशन हो जाए। ये हमारा प्रयास है। ओपीडी को लेकर भी एक समस्या सामने आ रही है। जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, काफ़ी मरीज जाते हैं लेकिन वो पर्ची काट कर वापस जींद हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो आने जाने का जो किराया लग रहा है, बार बार वो 20 रुपये लेकर देकर जाते हैं, 20-40 रुपये उनको लगते हैं और बार बार उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। देखिए कुछ चीज़ों को संज्ञान में लेकर हम उसका भी हल निकालने का प्रयास करेंगे। जिन पेशेंट्स को वहीं देखा जा रहा है उनको वहीं मेडिसिन देकर भेजा जा रहा है। कुछ अभी सामान सामग्री पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र यंत्र हैं जो पूर्ण रूप से अभी नहीं है, वो इतना आ जाएंगे तो फिर यहीं की यहीं पेशेंट रहेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी दिक्कत, कोई भी नई चीज़ है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और सही मायने में मेरा मानना है कि एक समय लगता है किसी भी नई बिल्डिंग में हर चीज़ को सेट करने में, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसमें। आपकी जो सरकार है, सरकार का जो प्लान है, जो पुराने हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। जींद का हॉस्पिटल चर्चा का विषय बना हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत से उसको सजाया गया है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को दिक्कत है, आम जनता भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि सरकार ये गलत कर रही है, पुरानी बिल्डिंग पर इतना पैसा लगाया जा रहा है। अब स्टेट विजिलेंस की जांच बैठी हुई है। देखिए जहाँ तक विजिलेंस का सवाल है तो बात मेरे सामने आई थी, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा अगर कोई आम जन व्यक्ति इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा तो जांच होनी चाहिए, वो जांच हो जाएगी। और जो पैसा आपने कहा कि किस प्रकार से लगाया जा रहा है, उसका एक ही मकसद है कि बिल्डिंग, देखिए बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, मेरे ख्याल 50-60 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद बंसीलाल जी ने, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका ओपनिंग की है। तो 50-60 साल पुरानी बात हो गई तो उस बिल्डिंग में थोड़ा समय लगता है, पीछे नई बिल्डिंग बन चुकी है, तो 10-15 साल और इससे काम चल जाएगा, फिर इसको गिराकर नई बिल्डिंग बना दी जाएगी। ऐसा भी विशेष तो तब तक कुछ और नए सिस्टम से इसको बनाया जाएगा। और वैसे भी ट्रामा सेंटर के लिए भी, हाँ, ट्रामा सेंटर के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल में ही, नया मेडिकल जो बन रहा है उसमें ही सेट किया जाए। अगर वहाँ हो जाता तो बेहतर, नहीं तो इसी बिल्डिंग की अंदर ही, मतलब 4 दीवारी के अंदर नई बिल्डिंग बनाकर ट्रामा सेंटर भी यहाँ लाया जाएगा। ऐसा कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, जो भाजपा सरकार है, पुरानी जो योजनाएं कांग्रेस के समय की, नाम बदलू पार्टी, नाम बदलू सरकार कहते हैं, अब मनरेगा का जी राम जी कर दिया है, उसको लेकर भी भाजपा बार बार पे उंगली उठा रही है कांग्रेस। भाजपा को तकलीफ मनरेगा या जी राम जी से नहीं है, सॉरी, कांग्रेस को तकलीफ मनरेगा या जी राम जी से नहीं है कि जी राम जी नाम रख दिया। कांग्रेस को तकलीफ राम नाम से है, और कांग्रेस को शायद इस बात का पता नहीं है, उद्धार राम से ही होगा और कहीं से उद्धार होने वाला नहीं है। जितना राम के खिलाफ चलेंगे, जितना राम के नाम के खिलाफ चलेंगे, उनका कुछ होने वाला नहीं। आप देख रही है जब से ये राम के खिलाफ हुए, कम ही कम घटते ही जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जो पहले मनरेगा थी उस पर सेंटर पर ज़्यादा बोझ था, अब स्टेट सरकार पर ज़्यादा रहेगा। देखिए, सेंटर भी अपना पैसा दे देगा और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पैसा लगाएगी। और वहीं पर जो पहले कुछ ऐसे कार्ड बने हुए थे, उन कार्डों को भी काटने का काम किया सरकार ने। लगातार ऐसे विषय आप लोगों के सामने है कि गांव में किस प्रकार से सरपंचों के द्वारा या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नाजायज़ कार्ड बनवाए गए, जिनकी पेमेंट सरकार कर रही है, लेकिन अब वो कार्ड कट रहे हैं तो वो तकलीफ़ हो रही है। महात्मा गांधी का फोटो हटा गया है, उसको लेकर भी खास तौर पर नाराज़गी। नाम ही बदल दिया गया तो नाम के अनुसार ही फ़ोटो लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो महात्मा गांधी हैं इनका फ़ोटो हटाना, आप कह रहे कि नाम बदल दिया, तो नाम राम जी के नाम से तो राम का फ़ोटो। जैसा उन्होंने सोचा होगा, जिन्होंने नाम रखा उन्होंने सोचा भी कुछ होगा, वैसा ही फ़ोटो लगेगा। चर्चा सरकार हमेशा रहती है। अब आलोक वर्मा की बात करें जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी ख़राब है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो मतलब आगे बढ़ सकें। तो आप मानते नहीं है हरियाणा की यूनिवर्सिटियों का मतलब जो उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे उन्होंने बयान दिया है। देखिए, हरियाणा यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आपके सामने, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई व्यक्ति भर देता है या कुछ वो देखते हैं उसी पे बात करते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी को देखिए, आज जींद की यूनिवर्सिटी की देखिए, आज कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी देखिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं ऐसे में जैसे उभरते सितारे निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे स्टडी का मामला, चाहे खेल का मामला हो। कई मामलों में हमारे हरियाणा के बच्चे आगे निकल रहे हैं। ऐसे तो नहीं निकल रहे। हो सकता है कई बार तस्वीर गलत दिखा दी जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति गलत बोल देता है। ये उनका अपना पर्सनली वो है। रूटीन में अगर आप देखें तो मैं हरियाणवी होने का, जहाँ हिंदुस्तानी होने का गर्व करता हूँ, वहाँ हरियाणवी होने का भी अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। आज हमारे साथ ही लगता पंजाब देख लीजिए हालात क्या है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। साथ में कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में बच्चे नहीं हैं, क्या हरियाणा में काबिलियत नहीं है कि बिहार के व्यक्ति को आकर यहाँ पर एचपीएससी का चेयरमैन बना कर। देखिए, ये सब बातें क्या कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं था कि सभी हरियाणा के थे? आप सिस्टम को तोड़ नहीं सकते हैं। आपको दूसरी स्टेट्स के लोगों को भी वो देनी पड़ेगी। अगर तो फिर जो बच्चे हरियाणा के अदर स्टेट्स में हैं तो उनका क्या होगा? तो उनका क्या होगा? अभी केरला में भी हरियाणा के एक दो बच्चे हमें मिले। हम लोग इंग्लैंड में पीछे प्लेन उतरा था जब हम बारबाडोस गए थे, तो इंग्लैंड में भी हरियाणा के और हिंदुस्तान के, हरियाणा के भी थे, हिंदुस्तान के। तो कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। कांग्रेस, या तो कांग्रेस कहे कि हमारे कार्यकाल में सिर्फ हरियाणा हरियाणा के ही बच्चे थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम अदर स्टेट्स हमारे बच्चों को बाहर कर देंगे। अदर स्टेट्स के अंदर हमारे बच्चे कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। ये तो एक समझौता है, पूरे देश का ही आपस में एक समझौता है। आप तमिलनाडु में हमारे बच्चे, मेरे साथ प्लेन में ही एक सज्जन थे और जींद के ही, यहाँ आप बाहर दूर मत जाइए, पीछे कर्नाटका बेंगलोर जाना हुआ, जींद के ही हमारे एक मास्टर जी थे, उनके बेटे वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। ये विषय नहीं है। अगर ऐसी मतलब एक्चुअल क्या है, कांग्रेस खाली हो चुकी है, खाली बैठे शैतान का घर, दिमाग शैतान का घर है। कुछ ना कुछ बोले रखना तो क्या करेंगे? वो सोचते हैं कि चुप रहने से बेहतर है कुछ बोल दें, कुछ तो होगा। भड़ास निकाली जा रही है, तो मेरे ख्याल से भड़ास निकालने से कुछ होने वाला है नहीं। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा आमतौर पर शांत प्रिय प्रदेश जाना जाता था। यूपी को देखें तो यूपी को एक क्राइम स्टेट जानते थे। अब हरियाणा में लगातार धमकियों का दौर स्टार्ट है। हर दूसरे दिन विदेशों से धमकियाँ आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या दूसरी गैंगें हैं, वो लगातार धमकियाँ दे रही हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसमें डर का माहौल है। देखिए, जहाँ तक विदेश से धमकी आने का सवाल है, तो कुछ धमकी आई हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं कि क्राइम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं किसी और जगह की बात नहीं करता, लेकिन जींद में ही हम देखें तो जितने केसेस आए, लगभग सब केस, कोई धमकी का केस हुआ या कोई मर्डर वर्डर के केस कई आए, ऐसे कई मामले आए, या कोई बड़ा चोरी वोरी का मामला आया था पीछे, कई सुनारे का कितने किलो सोना चांदी का मसला था। सब मसलों को इस समय जो हमारे एसपी कुलदीप जी हैं, उन्होंने सब मसले को सॉल्व किया है। और नरवाना का आपके सामने कि आज वो गोली गोली चला के जा रहे हैं, तो किस प्रकार से दूसरे तीसरे दिन ही उन्हें पकड़ा गया। मानसिकता, जिस व्यक्ति की मानसिकता अपराधी है उसकी मानसिकता बदली जाए,
एक तो यह प्रयास रहे। दूसरा, सरकार अपनी तरफ से वचनबद्ध है, किसी को बख्शेगी नहीं। यहाँ से गुंडों को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि निरंतर अभी उसको नरवाना वाले को पकड़ा गया, यही जिन्होंने सोना लूटा तो उन्हें मारा गया। पीछे एक यहाँ भी गोली वोली चला के गए, फिर उचाना चलाई, उनको पकड़ा गया। कोई बाइक वाइक वाले थे जो, उनको पकड़ा गया। इस प्रकार से सरकार बख्शने वाली नहीं है ये, लेकिन अपराधियों को हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा सत्र आने वाला है और विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां चली हुई हैं, जींद के लिए विशेष रूप से क्या रहेगा? देखिए, जींद के लिए जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज और भाखड़ा का पानी का कार्य चल रहा है, अब मेरा एक विशेष तौर पे अब एक नक्शा वक्शा आर्किटेक्ट को बुला के, कुछ बुला के, ये बड़ा गुरुद्वारा जो है उसके पास में एक जगह पड़ी है, तो इसके बारे में एक विशेष रूप से सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा अच्छा बनाया जाए, पार्किंग हो जाए, कुछ एडिटोरियम हो जाए इस प्रकार से, और कोई एक वेंकट हॉल टाइप में कुछ बन जाए, ऐसा विचार चल रहा है। तो एक बार नक्शा वक्शा 2-3 चीज़ का बनाकर जो ज़रूरत है जींद को, वैसी चीज़ बनाई जाएगी। ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा। 6 दिवसीय इनका केरल में स्टडी टूर था, उसको लेकर हमने विशेष तौर पर इनसे बातचीत की और जाना उस दौरान इन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या नई चीज़ें देखी, और हरियाणा के जो मुद्दे चले हुए हैं उनको लेकर भी हमने विशेष रूप से बात की। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।